नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आज हमारे विषय पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नई वीडियो में बात करते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर चॉपर्स की। आज हम जानेंगे कि स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर्स के सर्किट किस तरह से इनपुट डीसी वोल्टेज को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। चॉपर की कंट्रोल स्ट्रेटेजीज के बारे में जानेंगे और एप्लीकेशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चॉपर एक ऐसा डीसी टू डीसी कन्वर्टर है जो एक विभव मान की डीसी को अधिक या कम मान की डीसी में बदल देता है और इस बदलाव के लिए वो कुछ सेमीकंडक्टर सर्किटरी का इस्तेमाल करता है। चॉपर दो प्रकार के हो सकते हैं। एक एसी लिंक चॉपर है जिसमें हम इनपुट डीसी को पहले किसी इन्वर्टर की मदद से एसी में बदल देते हैं, और ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो एसी में काम करता है। वो अपने फेरों की संख्या के अनुपात से इनपुट वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन कर सकता है और ट्रांसफार्मर की मदद से वोल्टेज का लेवल बदलकर हम एसी को डीसी बना लेते हैं रेक्टिफायर से और उपयुक्त मान की डीसी प्राप्त कर लेते हैं। एसी लिंक चॉपर महंगे होते हैं, इनमें बड़ा भारी आकार और कॉस्ट है और इनकी एफिशिएंसी भी अधिक नहीं है क्योंकि पावर दो बार, एक बार डीसी से एसी और वापस एसी से डीसी कन्वर्ट की जाती है। तो इनका पुरानी तकनीक में इस्तेमाल होता था, लेकिन आधुनिक हाई स्पीड के जो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस आए हैं उनकी मदद से हम डीसी को एक वोल्टेज मान से कम या ज्यादा दूसरे डीसी मान में बिना बीच की एसी बनाए, हम जिस तरह से ट्रांसफार्मर एसी में काम करता है उसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन डीसी की डीसी में सीधे हम चॉपर की मदद से करते हैं। आधुनिक चॉपर एक ही स्टेप में डीसी टू डीसी कन्वर्जन करते हैं, इसलिए ये ज्यादा एफिशिएंट हैं, छोटे आकार के हैं, कम लागत है, कम मेंटेनेंस मांगते हैं और इनकी ओवरऑल एफिशिएंसी भी ज्यादा है। और सबसे खूबसूरत बात है, इनका रेस्पॉन्स तेज है, कंट्रोल बड़ा स्मूथ है और इन ऑपरेशन में हम पावर का उल्टा कन्वर्जन भी कर सकते हैं और हमारे प्रोसेस में रीजनरेटिव ब्रेकिंग एक नीड होती है, उसे भी ये पूरा करते हैं। चॉपर एक प्रकार का स्टैटिक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच है जो सोर्स जो सप्लाई का है डीसी सप्लाई का और लोड जहां हम डीसी का उपयोग कर रहे हैं उनके बीच में तेज गति से कनेक्शन बनाता या तोड़ता है। और इस प्रक्रिया से हम यहां लोड में फिक्स्ड डीसी से एक चॉप वोल्टेज पाते हैं जो वेरिएबल डीसी है। कि चॉपर एक तरह का यहाँ जो रेड बॉक्स में आने वाला एक तेज गति से ऑन ऑफ होने वाला स्विच है जो कम पावर की एप्लीकेशन में एक गेट टर्न ऑफ थायरिस्टर हो सकता है, आईजीबीटी हो सकता है, हमारे पावर ट्रांजिस्टर हो सकते हैं, पावर मॉसफेट्स हो सकते हैं और हाई पावर एप्लीकेशंस पे जो रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं उसमें हम स्विच के तौर पे थायरिस्टर या एससीआर का इस्तेमाल करते हैं। हमारी अनेक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हैं जहां हमें इस्तेमाल के लिए एक वेरिएबल डीसी वोल्टेज चाहिए और हमारे सोर्स के पास एक फिक्स्ड वोल्टेज की डीसी होती है। तो हमें एक ऐसा डीसी टू डीसी कन्वर्टर चाहिए जो फिक्स्ड डीसी को वेरिएबल डीसी में बदलकर हमारे इस पूरे प्रोसेस की परफॉर्मेंस और इसकी कंट्रोलेबिलिटी बढ़ा दे। कुछ एप्लीकेशंस हो सकती है, हमारे बैटरी पावर्ड व्हीकल्स हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक कार बस हो सकती हैं, हमारी ट्रॉली बस या सबवे कार्स हो सकती है, हमारी डीसी मोटरों का स्पीड कंट्रोल हो सकता है। चॉपर का इस्तेमाल हम स्विच मोड पावर सप्लाई में करते हैं, बैटरी चार्जर्स में कर सकते हैं और रेलवे ट्रैक्शन में चॉपर्स का बहुत इस्तेमाल होता है। जो चॉपर की जो खूबसूरत बात है वो ये है कि इसमें वन स्टेप में डीसी टू डीसी डायरेक्ट बिना इंटरमीडिएट एसी के कन्वर्जन जब होता है तो हमारा जो रेस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है और ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी सपोर्ट करता है। ओवरऑल एफिशिएंसी सिस्टम की अच्छी है, साइज, वेट और कॉस्ट कम है। तो जरा समझते हैं कि चॉपर जो स्टेप अप और स्टेप डाउन का काम करते हैं वोल्टेज का, वो किस तरह से काम करते हैं। एक स्टेप डाउन चॉपर ऐसा डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है जो फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज को एक वेरिएबल रिड्यूस्ड कंट्रोल्ड आउटपुट वोल्टेज में बदलता है और इसका ये जो सर्किट डायग्राम है वो यहाँ प्रदर्शित है, जिसमें इस हाई स्पीड के स्विचिंग डिवाइस के अलावा एक फ्री व्हीलिंग डायोड का भी हम इस्तेमाल करते हैं जो एक इंडक्टिव लोड में करंट की कंटिन्यूटी बनाता है जिस समय हम स्विच को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। जरा वर्किंग समझते हैं कि ये जो हमारा स्टेप डाउन चॉपर है वो किस तरह से काम करता है। दो मोड हैं ऑपरेशन के। एक मोड में जब ये स्विच क्लोज्ड है तो आप पाएंगे कि जो सोर्स सप्लाई वोल्टेज है वो सीधी लोड पे, यहाँ जो आरएल लोड है
उस पर आ गई है और वो सर्किट में करंट का फ्लो करेगी। और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि जो करंट है वो कंटिन्यूअस इंडक्टिव लोड में वोल्टेज आने से इंक्रीज होगा और जो सोर्स की वोल्टेज है वो लोड के अक्रॉस आ जाएगी और जितनी देर तक मेरा स्विच ऑन रहेगा उतनी देर तक ही ऐसा होगा। अब मैं अपनी दूसरी मोड ऑफ ऑपरेशन में इस स्विच को ओपन कर दूंगा और जब स्विच ओपन हो जाएगा तो हमारा एक दूसरा टाइम इंटरवल चलेगा जिसे हम ऑफ टाइम बोलते हैं। और इस ऑफ टाइम में इस लोड को, जो इंडक्टिव लोड जिसमें पुरानी एक्शन से लाल तीर की दिशा में एक धारा है, वो धारा इस फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू लोकल लूप में सर्कुलेट होगी और ये फ्री व्हीलिंग डायोड इस लोड को शॉर्ट सर्किट करके और लोड की वोल्टेज को आप देखिए यहां जीरो कर देगा। तो आप पाएंगे कि लोड पे ऑन जब स्विच है उस समय सोर्स के बराबर वोल्टेज आ रही है और जिस समय स्विच ओपन किया गया है तो फ्री व्हीलिंग डायोड ने लोड को शॉर्ट कर दिया है और शॉर्ट सर्किट कंडीशन में लोड की वोल्टेज जीरो हो गई है। और ऐसी स्थिति में जो इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी है वो इस लोड के रेजिस्टिव पार्ट में कंज्यूम होगी और करंट घटेगा। तो ऑन के समय में करंट बढ़ेगा और ऑफ के समय में करंट घटेगा। ऑन के समय में लोड पे वोल्टेज आएगी और ऑफ के समय पे वोल्टेज नहीं आएगी। हम ऑन और ऑफ का ये जो प्रोसेस है उसे कंट्रोल करके, इस कंट्रोल को हम ड्यूटी साइकिल कंट्रोल बोलते हैं, हम एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो लोड को मिल रही है उसे कंट्रोल करके और लोड की पावर और दूसरी परफॉर्मेंस कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा कि जिस समय हमारा चॉपर स्विच क्लोज था, ऑन पीरियड चल रहा था, तो सोर्स वोल्टेज लोड पे आउटपुट के तौर पे जैसा यहाँ ग्रीन हाईलाइट में दिखाया है उस तरह आ गई है, सर्किट में करंट भी बढ़ा है। और जिस समय चॉपर स्विच को ओपन कर दिया गया है, ऑफ कर दिया गया है, तो आउटपुट की वोल्टेज जैसे आपको यहाँ हरी लाइन में दिख रही है जीरो हो गई है। हम इसकी एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। जो आउटपुट है वो Vs है ऑन टाइम के लिए और बाद के समय के लिए वो जीरो है। तो पूरे समय में जो समय और वोल्टेज का गुणनफल है उसमें समय के कुल मान का अगर भाग दे दें तो हमें औसत विभव का मान आ जाएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ एक फिगर आ रहा है, ऑन टाइम डिवाइडेड बाई टोटल साइकिल टाइम, और इस अनुपात को हम एक नया नाम दे देते हैं ड्यूटी साइकिल। और हम पा रहे हैं कि जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है वो ड्यूटी साइकिल जो कि 0 से 1 तक कोई मान रखेगी उसके अनुसार आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल तरीके से रिड्यूस रूप में आ सकती है। 1/t को मैं साइकिल फ्रीक्वेंसी कह सकता हूं। तो मेरी ड्यूटी साइकिल का एक और एक्सप्रेशन आ गया, वो ऑन टाइम और साइकिल फ्रीक्वेंसी या चॉपिंग फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लीकेशन हो गया। और हम ऑन टाइम को या फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करके, ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करके एक फिक्स्ड सप्लाई डीसी वोल्टेज से एक वेरिएबल आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसी आउटपुट का, जो इस तरह का चॉप आउटपुट है, उसकी अगर मैं आरएमएस वर्किंग वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं वोल्टेज को स्क्वायर करके और पूरे समय तक इंटीग्रेट करूंगा, लेकिन टी ऑफ टाइम में कोई रिजल्ट नहीं है, उसका इंटीग्रेशन रिजल्ट भी जीरो आएगा। तो ऑन टाइम में इंटीग्रेट करके जब पूरे टाइम का भाग दिया तो ये जो वी एस स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो रूट में जब बाहर आएगा तो वी एस रह जाएगा और यहाँ डी का इंटीग्रेशन टी आएगा, लिमिट लेंगे टी ऑन आ जाएगा और टी ऑन बटा टी ड्यूटी साइकिल है जैसा हमने पहले परिभाषित किया और ये वर्गमूल ड्यूटी साइकिल आ गया। तो आप पाएंगे कि अगर ड्यूटी साइकिल 0.25 है तो आप पाएंगे कि जो आरएमएस वैल्यू है वो सप्लाई वोल्टेज की 50% हो जाएगी, या ये ड्यूटी साइकिल के वर्गमूल को सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई करने पर आरएमएस मान आ जाएगा। हम किसी दिए हुए फिक्स्ड सप्लाई वोल्टेज पे आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए ड्यूटी साइकिल का कंट्रोल कई तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीके में हम जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है उसे नियत रखते हैं, लगातार एक फिक्स इंटरवल के बाद हमारी जो ऑन पल्स है वो शुरू होती है, लेकिन हम ऑन पल्स का ड्यूरेशन बदलते हैं और साथ में ऑफ टाइम का भी परिवर्तन होगा ताकि दोनों का जोड़ तो फिक्स रहेगा। इस तरह के कंट्रोल में हमारी ये जो पल्स है इसकी विड्थ है, ये इसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो इस तरह के कंट्रोल को हम फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल भी कहते हैं। ये सबसे ज्यादा सरल और प्रचलित नियंत्रण प्रणाली है, थोड़ी और डिटेल में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक दूसरा तरीका हो सकता है वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, जिसमें हम ऑन टाइम को तो फिक्स रख रहे हैं लेकिन ये जो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी है इसका मान बदल रहे हैं और इससे हमारा आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। एक और तरीका हो सकता है कि हमें पता है कि जिस समय हमने सप्लाई को जोड़ा है इंडक्टिव सर्किट में करंट बढ़ता है और जिस समय सर्किट में सप्लाई डिस्कनेक्ट हुई है करंट घटता है, तो करंट के एक मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट्स को सेट करके हम इस लिमिट के बीच में भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम करंट लिमिट कंट्रोल कहते हैं।
जैसे हमने पहले चर्चा की कि जो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है वो सबसे प्रचलित तरीका है जिसमें हम चॉपिंग की फ्रीक्वेंसी को नियत रखते हुए या साइकिल पीरियड को कांस्टेंट रखते हुए ऑन और ऑफ टाइम में आपस में जो अनुपात है उसे बदलते हैं और उससे ड्यूटी साइकिल बदलकर आउटपुट कंट्रोल करते हैं। यहाँ ब्राउन हाईलाइट में कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वाला ड्यूटी साइकिल कंट्रोल समझाया हुआ है, जिसमें आप देखिएगा ये जो शाइन फ्रेम है वो बता रहा है कि जो साइकिल टाइम है वो सेम रखा है और हमने ड्यूटी साइकिल बदलने के लिए यहाँ ऑन टाइम कम है और ऑफ टाइम ज्यादा है और यहाँ हमने उल्टा कर दिया है, ऑन टाइम ज्यादा कर दिया है और ऑफ टाइम कम कर दिया है। और आप देखेंगे कि पहले में ऑन टाइम कुल समय का 30% है तो ड्यूटी साइकिल 0.3 है। अगर ये फिक्स्ड 100 वोल्ट का इनपुट है तो आप पाएंगे कि जो एवरेज आउटपुट आएगा वो ड्यूटी साइकिल और सप्लाई वोल्टेज का प्रोडक्ट सिर्फ 30 वोल्ट आएगा। जबकि दूसरी बार मैंने क्या किया, फ्रीक्वेंसी स्विचिंग की वही रखी, टोटल साइकिल पीरियड या चॉपिंग फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन मैंने ऑन टाइम बढ़ाकर ऑफ टाइम कम कर दिया है। और अगर ड्यूटी साइकिल 0.7 है, ऑन टाइम कुल समय का 70% है तो आप पाएंगे कि उसी 100 वोल्ट से अब मेरी एवरेज आउटपुट 70 वोल्ट हो जाएगी। तो आप देखते हैं कि हम सेम फ्रीक्वेंसी से स्टार्ट पल्स स्विच के ऑन करने की जनरेट करते हैं और स्विच कितनी देर तक ऑन रहेगा वो एक कोई दूसरे ड्यूटी साइकिल कंट्रोलर से कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह के जो PWM कंट्रोल है वो सरल कंट्रोल कहलाते हैं, ज्यादा प्रचलित हैं। इनमें जो स्विचिंग हार्मोनिक्स पैदा होते हैं वो एक फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के होते हैं तो सेलेक्टिव फिल्टर से उन्हें आसानी से हटाया जा सकता है और ऐसी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का भी सिलेक्शन किया जा सकता है कि वो सराउंडिंग टेलीकम्युनिकेशन और दूसरी हमारी सिग्नलिंग सिस्टम्स है उनके साथ इंटरफेरेंस ना करे। तो PWM कंट्रोल या फिक्स फ्रीक्वेंसी कंट्रोल ज्यादा प्रचलित है। एक न्यूमेरिकल करेंगे तो कुछ चीजें और समझ में आएगी। जरा समझते हैं कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल क्या है। हमारी जो ड्यूटी साइकिल है वो ऑन टाइम और फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट है। इस बार हमने ये जो ऑन टाइम है उसे सेम रखा, यानी हमारा सर्किट इस तरह है कि वो एक बार ऑन होने के बाद एक प्री डिफाइंड टाइम के लिए ऑन रहता है और उसके बाद अपने आप ऑफ हो जाता है। लेकिन हमने स्विचिंग फ्रीक्वेंसी को या चॉपिंग टाइम पीरियड को बदला है। यहां हमने ऑफ टाइम को बढ़ा दिया है और ड्यूटी साइकिल सिर्फ 50% है, यानी जितना ऑन टाइम है उतना ही ऑफ टाइम है। जबकि यहां ड्यूटी साइकिल हमने अच्छी रखी है और ऑन टाइम ज्यादा है और ऑफ टाइम कम है। तो आप देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो ड्यूटी साइकिल के हिसाब से, जब ड्यूटी साइकिल 0.5 है तो 100 वोल्ट जो सप्लाई है वो 50 वोल्ट का आउटपुट दे रही है और जब ड्यूटी साइकिल 0.7 है तो आप पा रहे हैं कि हमारा आउटपुट 70 वोल्ट हो गया है। लेकिन आप देखिएगा कि ऑन टाइम मेंटेन रखते हुए जब हम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी बदलते हैं तो हमें जो रेडियो इंटरफेरिंग सिग्नल्स मिलते हैं वो वेरिएबल फ्रीक्वेंसीज के मिलते हैं। और इस तरह का जो कंट्रोल है फ्रीक्वेंसी बदलने का वो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन कंट्रोल से ज्यादा महंगा है। रेडियो इंटरफेरेंस को फिल्टर्स की मदद से रिड्यूस करना संभव नहीं है। सराउंडिंग टेलीकम्युनिकेशन और सिग्नलिंग सिस्टम्स में इंटरफेरेंस की संभावनाएं बढ़ जाती है और जब हमें ड्यूटी साइकिल बहुत कम करना हो तो उस स्थिति में एक बड़ी समस्या हो जाती है, क्योंकि ऑन टाइम फिक्स है तो हमें ऑफ टाइम बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में करंट की डिसकंटिन्यूटी होने के भी चांस है। तो हम इस तरह का जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल है उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। एक और हमारी कंट्रोल स्ट्रेटेजी है जिसे हम करंट लिमिट कंट्रोल कहते हैं। हमने करंट लिमिट कंट्रोल में समझा है कि जिस समय सप्लाई लोड से कनेक्ट होती है, चॉपर क्लोज या ऑन टाइम में होता है, उस समय परिपथ में धारा बढ़ती है। हमने धारा का एक न्यूनतम इस और अधिकतम इस नीली रेखा से मान निर्धारित कर दिया। हमने चॉपर स्विच को जब कनेक्ट किया है, धारा बढ़ी है, तो जब उसका स्तर इस हाईएस्ट लेवल पे आएगा तो वो अपने आप ऑफ हो जाएगा और ऐसी स्थिति में धारा जब घटेगी तो जब वो लाल रेखा की सीमा पे आएगी तो एक बार फिर स्विच ऑन हो जाएगा और आप पाएंगे कि हमारी धारा है वो इस मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट के बीच में वेरी करेगी। अगर हम इस लिमिट्स को छोटा कर देते हैं तो हम पाएंगे कि आउटपुट करंट में जो रिपल्स हैं वो काफी कम हो जाएंगे और कोई डिवाइस अगर कांस्टेंट करंट पे अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी बढ़िया परफॉर्मेंस हमें प्राप्त हो सकती है। और हम ये स्तर जो हैं मिनिमम और मैक्सिमम के, इन्हें अलग अलग ड्राइव के लिए बदल भी सकते हैं। अगर हम इस लिमिट्स को, करंट की वेरिएशन लिमिट को छोटा करते हैं तो हमें स्विचिंग ज्यादा तेज रफ्तार से करनी होगी, तो हमारे स्विच में स्विचिंग लॉसेस डेफिनेटली बढ़ जाएंगे। ऐसे कंट्रोल के लिए हमें 2 सेंसर्स लगाने पड़ेंगे और कंपेरेटर और डिटेक्टर्स
से फीडबैक लेकर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। आमतौर पर इस तरह के कंट्रोल से हम वोल्टेज का मान या आउटपुट की पावर को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड बैटरी चार्जिंग जैसी एप्लीकेशंस में या कुछ कांस्टेंट करंट पे चलने वाली डीसी मोटर ड्राइव्स में ही होता है, ज्यादा प्रचलन नहीं है। हमारी परीक्षाओं में चॉपर पर आधारित बहुत सीधे सरल न्यूमेरिकल्स आते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। एक हमारा स्टेप डाउन चॉपर सर्किट है, जिसे हम बक घटाने वाला कन्वर्टर भी कहते हैं, जिसकी सोर्स वोल्टेज 100 वोल्ट है। हमें एक ऐसी स्क्वायर वेवफॉर्म ऑन ऑफ रेक्टेंगल पल्सेस जनरेट करनी है जिसका साइकिल पीरियड 2.5 मिली सेकेंड है और ऑन टाइम 1 मिली सेकेंड है, और अगर ये आउटपुट एक रजिस्टर्ड लोड 100 ओम में दिया जाए तो ड्यूटी साइकिल की कैलकुलेशन करनी है, आउटपुट वोल्टेज एवरेज कितनी है, आरएमएस कितनी है, और हमारा एवरेज आउटपुट करंट और डीसी आउटपुट पावर लोड में क्या है। तो बड़ा सरल है ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन करना। ये ऑन पीरियड अपॉन टोटल साइकिल पीरियड है और हमें दिया हुआ है कि हमारी पल्स की ड्यूरेशन ऑन 1 मिली सेकेंड है और टोटल साइकिल पीरियड 2.5 मिली सेकेंड है। दोनों का अनुपात ये 40% 0.4 ड्यूटी साइकिल आ गई है। हमें पता है कि स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्यूटी साइकिल मल्टीप्लाइड बाई सप्लाई सोर्स वोल्टेज होती है। अभी ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन से 40% 0.4 है, सोर्स वोल्टेज 100 है, तो आप पाएंगे कि हमारा जो एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो इस केस में 40 वोल्ट हो गया है। क्योंकि रजिस्टिव लोड 10 ओम का है, डीसी वोल्टेज 40 है, तो आप पाएंगे कि चाहे सर्किट में इंडक्टिव वैल्यू कितनी भी क्यों ना हो, जो डीसी करंट है उसका मान 4 एम्पियर हो जाएगा। हमने पढ़ा था कि जो आरएमएस वोल्टेज है वो ड्यूटी साइकिल के वर्गमूल को सप्लाई वोल्टेज से मल्टीप्लाई करके आएगी, और अगर अपन ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये 63.2 वोल्ट हो जाएगी। जो एवरेज डीसी वोल्टेज है और एवरेज डीसी करंट है, इनका प्रोडक्ट हमारी डीसी पावर आउटपुट हो जाएगी, और वो इस केस में 160 वाट हो गई है। तो बड़े सरल से न्यूमेरिकल होते हैं। एक और करते हैं न्यूमेरिकल, तो थोड़ी विषय समझ और बनेगी और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर या स्टेप डाउन चॉपर की चॉपिंग फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज है। जो सोर्स वोल्टेज है वो 100 वोल्ट की डीसी है और लोड 10 ओम का रेजिस्टिव लोड है। हमें अगर आउटपुट वोल्टेज 50 वोल्ट चाहिए तो ड्यूटी साइकिल, ऑन टाइम, ऑफ टाइम, आउटपुट वोल्टेज की आरएमएस मान और आउटपुट करंट की एवरेज वैल्यू पता करनी है। तो हमने देखा कि जो ड्यूटी साइकिल है वो आउटपुट वोल्टेज अपॉन सोर्स सप्लाई वोल्टेज होती है, और इस केस में हमें 100 वोल्ट के सोर्स से 50 वोल्ट का आउटपुट चाहिए, तो ड्यूटी साइकिल 50% 0.5 हो गई है। हमें पता है कि ड्यूटी साइकिल ऑन टाइम और चॉपिंग फ्रीक्वेंसी का प्रोडक्ट होता है। ड्यूटी साइकिल कैलकुलेशन कर ली है हमने, 0.5 है। चॉपिंग फ्रीक्वेंसी हमें 1 किलोहर्ट्ज दी हुई है, तो हम पा रहे हैं कि हमारा जो ऑन टाइम है वो 0.5 मिली सेकेंड हो गया है। हम टोटल साइकिल पीरियड निकाल सकते हैं, वो चॉपिंग फ्रीक्वेंसी का इनवर्स है, और ऑन टाइम और ऑफ टाइम का सम 1 मिली सेकेंड है। अगर दोनों ऑन और ऑफ का कुल जोड़ 1 मिली सेकेंड है, ऑन टाइम 0.5 मिली सेकेंड है, तो ऑफ टाइम टोटल टाइम में ऑन टाइम घटाकर 0.5 मिली सेकेंड आ जाना है। जो आरएमएस मान है वो सप्लाई वोल्टेज में ड्यूटी साइकिल का वर्गमूल का गुणा करने पर 70.7 वोल्ट आ जाना है, और जो एवरेज डीसी वैल्यू है उसमें लोड रेजिस्टेंस का अगर भाग दिया है तो हमें डीसी एवरेज करंट 5 एम्पियर आ गया है, और इस केस में पावर भी 250 वाट कैलकुलेट की जा सकती है। हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर चॉपर स्टेप डाउन वोल्टेज घटाने के अलावा वोल्टेज बढ़ाने का स्टेप अप काम या बूस्ट कन्वर्टर का भी काम कर देते हैं। जरा समझते हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज है उससे भी ज्यादा आउटपुट वोल्टेज ये जो सीरीज में लगा हुआ इंडक्टर है वो इस तरह के हमारे स्टेप अप चॉपर में किस प्रकार कम सप्लाई वोल्टेज को ज्यादा आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। हम इस तरह के स्टेप अप चॉपर के एप्लीकेशन के लिए हमारे चॉपर स्विच को जिस समय क्लोज करेंगे तो वो इस सोर्स वोल्टेज को इंडक्टर के अक्रॉस लगा देगा, और ये जो सोर्स वोल्टेज है वो इंडक्टर में करंट को बढ़ाकर और इसमें एनर्जी को स्टोर कर देगी। जब हमें लगेगा कि पर्याप्त एनर्जी स्टोर हो गई है और हमें कितनी वोल्टेज से कितनी वोल्टेज बनानी है उसके हिसाब से हम ड्यूटी साइकिल ऑन और ऑफ का पीरियड कंट्रोल करेंगे। तो हम सर्टेन ऑन पीरियड के बाद अचानक इस चॉपर स्विच को ओपन कर देंगे। जैसे ही हमने चॉपर को ओपन किया है, पुरानी
एक्शन से इस इंडक्टर में इस नीले तीर की दिशा में करंट था और ये करंट अपनी कंटिन्यूटी इस डायोड को फॉरवर्ड बायस बनाकर लोड में कर लेगा और आप पाएंगे कि इस इंडक्टर का करंट अब घटेगा और घटने से इसकी पोलरिटी, जैसे पहले यहां जब करंट बढ़ रहा था तो सोर्स वोल्टेज का प्लस यहां था, अब घटने से करंट इंडक्टर में वोल्टेज की पोलरिटी बदल जाएगी और इंडक्टर की वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज दोनों जुड़कर और इंडक्टर di/dt से जो वोल्टेज बनाएगा वो सोर्स वोल्टेज के साथ घटकर हमारी आउटपुट वोल्टेज बन जाएगी। और आप देख रहे हैं कि हम कम सोर्स वोल्टेज से भी ज्यादा लोड वोल्टेज को सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज की इंपल्स आ रही है वो एक इंडक्टर की स्टोर्ड एनर्जी के रिलीज होने से आ रही है। जरा समझते हैं कि ड्यूटी साइकिल के हिसाब से सोर्स वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में किस तरह का रिलेशन है। जिस समय हमने चॉपर स्विच को ऑन या चॉपर स्विच को क्लोज किया हुआ है तो लोड तो शॉर्ट सर्किट हो गया, लेकिन ये सारी सोर्स वोल्टेज इंडक्टर पे आ गई है। इंडक्टर में आई हुई सोर्स वोल्टेज इंडक्टर के करंट को बढ़ाती है। मान लेते हैं कि ये जो करंट में चेंज है वो लीनियर है और करंट एक मिनिमम I1 लेवल से बढ़कर I2 स्तर पर डेल्टा I बदल जाएगा और इस स्थिति पे हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस स्विच को ओपन करेंगे, लेकिन इस दौरान आप पाएंगे कि जो सोर्स वोल्टेज है वो इंडक्टर में di/dt करती है, जो टोटल करंट चेंज है वो डेल्टा I है, जो समय लगा है वो टी ऑन है। तो हम जो करंट में हुआ चेंज है उसे परिभाषित कर सकते हैं कि वो सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय सर्किट इंडक्टर, आप इस टर्म को रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कह सकते हैं और टोटल टी ऑन टाइम में जो करंट में इंक्रीमेंट हुआ है डेल्टा I, वो इस तरह से निकल आएगा। यहाँ ये डेल्टा I I2 माइनस I1 है या इस रिपल का पीक टू पीक ये वेरिएशन है, जैसा यहाँ शान हाईलाइट में दिख रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम इस चॉपर स्विच को ओपन कर देंगे। जब इसे ओपन करेंगे तो इंडक्टर में अब जो करंट है उसका वेरिएशन बदल जाएगा। अब ये करंट जो पहले क्लोज स्विच की कंडीशन में सोर्स वोल्टेज से बढ़ा था वो अब घटेगा और ऐसी स्थिति में यहाँ इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी और यहाँ इस सर्किट में अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाएं तो हम पाएंगे कि जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का अंतर हो गई है। ये जो वोल्टेज है वो यहाँ di/dt से पैदा हुई है और हम कह सकते हैं कि जो L di/dt है वो इंडक्टर की वोल्टेज है और इंडक्टर की वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो ज्यादा है और सोर्स वोल्टेज जो कम है, उन दोनों का अंतर है। di टोटल चेंज इन करंट, एक बार फिर करंट उस I2 से I1 लेवल पे जब आएगा तो हम एक बार दोबारा इसे ऑन करेंगे तो चेंज इन करंट डेल्टा I है और जो टोटल ड्यूरेशन है चेंज का वो टी ऑफ है। तो आप पाएंगे कि जो चेंज इन करंट है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टेकन इन चेंज का प्रोडक्ट हो गया है और आप दोनों डेल्टा I, करंट के बढ़ते समय जो I1 से I2 हुआ है और घटते समय जो I2 से I1 हुआ है, वो दोनों डेल्टा I सेम है। दोनों डेल्टा I को अगर इक्वेट कर दिया जाए तो हम पाते हैं कि जो रेट ऑफ चेंज है इंक्रीमेंट वो इंडक्टर में सप्लाई वोल्टेज बटा L है और जो रेट ऑफ डिक्रीज है इंडक्टर में टी ऑफ के समय वो इंडक्टर की वोल्टेज जो दोनों आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का अंतर बटा L है और ये टी ऑफ हो गया। मैं सप्लाई वोल्टेज का ये जो टर्म है उसको पक्ष रूपांतरण करता हूं, दूसरे पक्ष में ले जाता हूं तो ये ऑन टाइम के साथ ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ऑफ टाइम जुड़ जाएगा और ये टोटल साइकिल टाइम हो गया है और ये मेरा आउटपुट वोल्टेज के साथ टी ऑफ है। मैं यहाँ आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए सप्लाई वोल्टेज में टी ऑफ का तो भाग कर ही रहा हूं और इसको टोटल टाइम टी को मैं टी ऑफ से जब भाग दूंगा और टी ऑफ को टी माइनस टी ऑन करूंगा तो टी का टी से भाग तो 1 हो गया और ये मेरा टी ऑन अपॉन टी हमें मालूम है ड्यूटी साइकिल है। तो आप देखेंगे कि मेरी जो आउटपुट वोल्टेज है वो ड्यूटी साइकिल के साथ ये जो शान हाईलाइट में एक्सप्रेशन है वो रूप आ गया है और ये स्पष्ट बता रहा है कि अगर ड्यूटी साइकिल हाई होगी यानी हम ज्यादा देर तक करंट को इंक्रीज करेंगे और कम समय में तेजी से करंट को घटाएंगे तो करंट में चेंज ज्यादा वोल्टेज बना के यहाँ आउटपुट ज्यादा बना देगा। ध्यान रहे कि हमारी जो लो वोल्टेज आउटपुट है, लो वोल्टेज की जो हमारी सप्लाई है वो जब हाई वोल्टेज का आउटपुट जनरेट करती है तो वो हाई पावर नहीं जनरेट करती, क्योंकि आउटपुट में पावर केवल ऑफ टाइम में है। अगर ऑफ टाइम छोटा होगा तो हमें वोल्टेज ज्यादा मिल जाएगी और ऑफ टाइम ज्यादा होगा तो हमें वोल्टेज कम मिलेगी। तो आप देखेंगे कि आउटपुट पावर इंडक्टर की जो इंक्रीज है और सोर्स के साथ जो उसका कनेक्शन है उससे वोल्टेज तो बढ़ा देगी, लेकिन उस वोल्टेज का
अगर मान ज्यादा है तो उसका जो करंट ड्यूरेशन है वो कम होगा। एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर ने सप्लाई से ज्यादा वोल्टेज ड्यूटी साइकिल कंट्रोल करके जो जनरेट किया, उसके इस सूत्र को हम एक और सरल विधि से प्राप्त कर सकते हैं। हमने माना कि जो करंट में इंक्रीज हो रही है जिस समय टी ऑन है और सोर्स इंडक्टर में एनर्जी स्टोर कर रहा है, या जिस समय इंडक्टर का करंट डिक्रीज हो रहा है, ये दोनों करंट के चेंज लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, और इसकी जो एवरेज करंट वैल्यू है वो दोनों का I1 और I2 मिनिमम और मैक्सिमम का जोड़ में 2 का भाग देने से आ जाएगा। और हमें पता है कि किसी सर्किट में पावर वोल्टेज और एवरेज करंट का प्रोडक्ट हो जाएगा, और पावर में अगर टाइम का हम प्रोडक्ट कर दें तो वो वर्क या एनर्जी हो जाएगी। तो हमारे इंडक्टर ने सोर्स वोल्टेज से ऑन टाइम के दौरान ये जो VIT है वो वर्क या एनर्जी स्टोर की है, और वो स्टोर एनर्जी इंक्रीज्ड करंट के मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर हो गई है। जिस समय टी ऑफ हुआ है, यही करंट जब डिक्रीज होगा तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट सेम है, लेकिन इंडक्टर की वोल्टेज अब आउटपुट वोल्टेज और सोर्स वोल्टेज का डिफरेंस है, और जो ड्यूरेशन है वो टी ऑफ है। अगर हम कल्पना करें कि एनर्जी कंजर्व्ड है, किसी भी तरह का लॉसेज नहीं है, तो एक सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो सकता है कि ऑन टाइम में इंडक्टर के द्वारा स्टोर्ड एनर्जी ऑफ टाइम में इंडक्टर के द्वारा रिलीज्ड एनर्जी के बराबर होगी। तो दोनों एनर्जी को अगर इक्वेट करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इंडक्टर की वोल्टेज है वो ऑन टाइम में तो सोर्स वोल्टेज के बराबर है, और ऑफ टाइम में वो आउटपुट और सोर्स वोल्टेज के अंतर के बराबर है। करंट दोनों बार एवरेज सेम है, चाहे वो I1 से I2 बढ़े तब भी एवरेज I1 प्लस I2/2 है, और अगर करंट I2 से I1 घटे तब भी एवरेज वैल्यू वही है। ऑन का ड्यूरेशन टी ऑन है और ऑफ का ड्यूरेशन टी ऑफ। करंट दोनों तरफ कट जाएगा। अगर मैं सोर्स वोल्टेज की टर्म्स को एक तरफ ले लूं तो ये जो टी ऑफ है माइनस इस साइड में रूप रखता हुआ जब साइड चेंज करेगा तो प्लस हो जाएगा, और इस टाइम को हम टोटल साइकिल टाइम कह देंगे, और टी ऑफ को टोटल टाइम माइनस ऑन टाइम करेंगे तो हम पाते हैं कि जो मेरी आउटपुट वोल्टेज है वो हो गई सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाई टी माइनस टी ऑन मल्टीप्लाइड बाई टोटल साइकिल पीरियड टी। टी में टी का भाग दिया तो ये 1 हो गया, और टी ऑन में टी का नीचे भाग दिया तो ये ड्यूटी साइकिल हो गया। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस समय ड्यूटी साइकिल 0.5 है, एक में 0.5 गया तो ये 0.5 हो गया, तो हमारी जो आउटपुट वोल्टेज है वो सप्लाई से दुगनी हो गई है। इस समय मेरा ऑन पीरियड और ऑफ पीरियड बराबर है, तो जिस वोल्टेज ने जिस रफ्तार से धारा में इंक्रीज किया था उतनी ही वोल्टेज इंडक्टर धारा में घटते समय पैदा करेगा, और जिस समय धारा घट रही है सोर्स वोल्टेज और इंडक्टर की वोल्टेज दोनों बराबर VS जुड़ के 2VS हो गई है। जिस समय ड्यूटी साइकिल 0.75 है, अगर आप 1 में से 0.75 घटाएंगे तो ये 0.25 इस आउटपुट को सप्लाई से 4 गुना कर देगी। इस प्रक्रिया में हमने 3 यूनिट टाइम में करंट को बढ़ाया एक सप्लाई वोल्टेज VS से, और 1/3 टाइम में उसी को घटा दिया है। तो घटाते समय ये जो वोल्टेज इंडक्टर ने पैदा की है, 3 गुना कम समय में करंट उतना का जितना बढ़ा है उतना ही घटा है, तो ये वोल्टेज 3 गुना ज्यादा होगी। इंडक्टर की 3 गुना वोल्टेज सप्लाई के साथ जुड़कर 4 गुना आउटपुट बना देगी। तो आप देख रहे हैं कि ड्यूटी साइकिल अगर बढ़ता है तो हमारी आउटपुट वोल्टेज भी बढ़ती है। हम अपनी अगली वीडियो में चॉपर का क्लासिफिकेशन, और एक हमारा चॉपर है जिसे क्लास C चॉपर कहते हैं, जिसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन कॉम्बिनेशन होता है, उससे रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे करते हैं उसके बारे में समझेंगे। आज की इस वीडियो से चॉपर की समझ बनी होगी, और चॉपर एक सरल विषय है, और अगली वीडियो के बाद आपको चॉपर के परीक्षा में आने वाले सभी प्रश्नों को करने में बहुत मदद मिलेगी। हैव नाइस टाइम, हैप्पी लर्निंग।